हे गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का 10 मिनट में 10 खबरें, द अल्टीमेट करंट अफेयर शो। आइए शुरू करते हैं हम लोग। अम, तो कल हमने आपसे पूछा था कि बताइएगा कौन से अमेंडमेंट के तहत और कौन से दिन में हुआ था जिसमें सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। पूनम, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, शाबाश। और बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। आंचल, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। चलो फिर देखिएगा, सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। फिर ये हैं हमारे क्विज के टॉपर सत्यप्रकाश, दीपायन, त्रिवेणी, विक्रम, मानवी। शाबाश यार, वेल डन, बहुत अच्छे। आओ देखिएगा, अभी आज की पहले भी बोलते हैं तो कहानी क्या आ रही है कि पापुआ न्यू गिनिया में फिर से यहाँ पोलियो ने दस्तक दे दी है। कहानी क्या है पोलियो की? देखिए अभी 2018 में इन्होंने बोल दिया था कि अब वो पोलियो ख़त्म हो चुका है, मतलब ख़त्म क्या, बेसिकली ख़त्म हो गया था 2018 के पहले, लेकिन फिर से यहाँ पर 26 केस रिपोर्ट करे गए थे। अब प्रॉब्लम समझो क्या है। सो द प्रॉब्लम इज पापुआ न्यू गिनिया का जो बॉर्डर है वो इंडोनेशिया से लगता है, और इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है दुनिया का। सो अगर यहाँ पर टूरिस्ट यहाँ जाते हैं और इंडोनेशिया में भी ये पापुआ न्यू गिनिया का ये जो पोलियो वायरस है ये फैलता है, तो फिर यहाँ से डर ये है कि ये वायरस पूरी दुनिया में भी यहाँ से फैल सकता है। और उसके बाद वहाँ से टूरिस्ट इंडोनेशिया के वाटर्स के पास ही में है ऑस्ट्रेलिया। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ से ही अगर ऑस्ट्रेलिया में फैल गया तो फिर बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। सो दैट इज़ द रीज़न कि इस समय WHO, यूनिसेफ और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये सब मिल करके बहुत भयंकर लेवल पर टीकाकरण अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है। किसी भी तरीके से पापुआ न्यू गिनिया में ये जो नया पोलियो वायरस फैल रहा है इसको रोकना ही रोकना है। समझ गए आप? तो अभी हाल ही में कहाँ से इसको कहाँ डिटेक्ट किया गया है पोलियो वायरस? क्वेश्चन ये आएगा, आप बोलोगे PNG, बोले तो पापुआ न्यू गिनिया। फिर आप बताओगे इंडिया से पोलियो को WHO ने कब, कौन से वर्ष में पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था? व्हेन डिड WHO डिक्लेयर्ड इंडिया एज पोलियो फ्री? ठीक है, फिर देखिएगा दुनिया का पहला कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट ये खुल रहा है डेनमार्क में। देखो समझो क्या है। तो दुनिया का पहला ई मेथनॉल प्लांट डेनमार्क में शुरू हो रहा है। अब ई मेथनॉल का मतलब क्या है, दोनों चीज़ें अभी समझाता हूँ। पहले देखो कहाँ खुल रहा है, तो ये जगह है कासो जगह है डेनमार्क में, यहाँ पर इसको खोला जा रहा है। ये दुनिया का पहला ई मेथनॉल प्लांट है। ये कौन बना रहा है? यूरोप की एक कंपनी है यूरोपियन एनर्जी, और जापान की एक कंपनी है मित्सुई कंपनी। इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। अब प्रश्न आता है ई मेथनॉल क्या होता है? देखो मिथेनॉल एक प्रकार का फ्यूल है जो कि क्या है, ये बेसिकली क्या करता है, कचरे के मतलब मिथेनॉल को बनाना कैसे? कचरे से जितना भी वेस्ट है ना, उस वेस्ट से जो CO2 निकल रही है वो, और इसको बनाने के लिए ना बायोगैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, गोबर ओबर सड़ा हुआ वो, और साथ ही साथ इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। जैसे मान लो मिथेनॉल को जो हम बना रहे हैं वो हम सोलर एनर्जी से बना रहे हैं, विंड एनर्जी से। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनसे जो इन चीज़ों से जो एनर्जी आती है ना, इसके क्योंकि ये बन रहा है तो पूरी रिन्यूएबल एनर्जी है, इसीलिए इसको ई मिथेनॉल बोल रहे हैं। समझ गए आप? ये प्लांट करेगा क्या? ये हर साल 42,000 टन ई मिथेनॉल बनाएगा। ठीक है, अच्छा, यूज कौन करेगा? आपको मैंने कई बार एक कंपनी का नाम बताया है। जितने लोग अगर कोई मर्चेंट नेवी में है ना तो वो इस नाम को बहुत अच्छे से जानता होगा। समुद्र की सबसे बड़ी कंपनी है, यह डेनमार्क की है, मर्स्क। इसको मर्स्क बोलते हैं। दुनिया एक टाइम पे वर्ल्ड आज भी नंबर 2 नंबर 3 पे रहती है। ये दुनिया की ये सबसे बड़ी कंपनी, आप इसको बोल सकते हो, शिपिंग कंपनी। इनफैक्ट आप कभी गौर करना, जब कभी कोई बड़ा सा ट्रेलर जा रहे हो ना ट्रक के ऊपर, नहीं जो शिप के डब्बे रख के ले जाते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं, आपको कई बार ये नाम वहां दिख जाएगा, मर्स्क। ये दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट शिपिंग कंपनी है। तो अब इनका एक बहुत बड़ा शिप है, उसका नाम है लॉरा मर्स्क। तो लॉरा मर्स्क जो है ये पूरी तरीके से ई मिथेनॉल सिस्टम पे चलेगा, मतलब पूरा फ्यूल इससे चलेगा। आप सोच रहे हैं कितना क्लीन हो जाएगा। फिर आपने लेगो गेम देखा है? लेगो बहुत फेमस गेम है लेगो। तो लेगो जो गेम है ना, इस पे भी क्या किया जाएगा, लेगो जो बनता है ये प्लास्टिक से बनता है, तो प्लास्टिक बनाने में भी ई मिथेनॉल का प्रयोग किया जाएगा, और पूरा लेगो गेम ये ई मिथेनॉल से बनाया जाएगा। आप सोचिए, प्लास्टिक, केमिकल इंडस्ट्री, ये सब कितना बढ़िया चीज़ हो जाएगा। देन नोवो नॉर्डिस्क, ये क्या है? आपने इंजेक्शन देखी है ना, सिरिंज जो होती है, सिरिंज जो प्लास्टिक वाला होता है, तो वो जो प्लास्टिक सिरिंज है ना, पूरी
ई मेथनॉल से बनाई जाएगी। अब सोच के देखो कि कितना ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये पूरा कहानी हो रही है। तो इससे इसलिए ये प्लांट दुनिया का पहला और बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ आ रहा है ये दुनिया का पहला कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट? डेनमार्क में आ रहा है, कासो में आ रहा है, ठीक है, डेनमार्क में। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर से ये ठप्पा लग गया है हमारे ऊपर। तो अभी हाल ही में देखिए जीडीपी फोरकास्ट हुआ और यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट अभी आई। उसमें बोला गया कि भाई इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ना वो 6.3% है। हालांकि जनवरी में उन्होंने बोला था कि 6.6% रहेगा, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है। रीजन क्या है? ग्लोबल ट्रेड टेंशन, आप जान रहे हैं। देशों के बीच में इस समय टैरिफ वॉर चल रहा है, जो कि चाचा ट्रम्प की वजह से काफी ज्यादा इस समय उठा हुआ था। तो इस कारण से टैरिफ वॉर के चक्कर में देशों के बीच में जो छिड़ गया है। और दूसरा क्या है, इस समय बहुत ज्यादा पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, इस समय बहुत ज्यादा। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो पॉलिसी अनसर्टेनिटी क्या होती है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ भाई? जाहिर सी बात है, हमने भाई टर्की के वहां से सामान लेना बंद कर दिया और साथ ही उनकी जितनी भी कंपनी इंडिया में काम कर रही थी उनको हमने सिक्योरिटी क्लियरेंस जो हमने दिया हुआ था, हमने उसको रिवोक करना शुरू कर दिया। तो इनफैक्ट एक ही दिन में हमने टर्की का जो बाजार था, टर्की का जो शेयर मार्केट था, 2000 करोड़ का नुकसान हो गया वहां पर। तो मतलब आज देखिए, आज छोटे आज जो जबकि इवेंट क्या था, हमारा ऑपरेशन तो बहुत बड़ा था, लेकिन ये ट्रिगर किससे हुआ था? एक टेररिस्ट एक्टिविटी से जो पहलगाम में उन्होंने करी थी। उनके हिसाब से उन्होंने एक बहुत छोटा इवेंट किया, लेकिन हमारे हिसाब से वो बहुत बड़ी चीज थी। तो अभी क्या है, इससे इफेक्ट हो जाता है। तो इसी चीज के लिए जो पहले 6.6% था, इस समय ट्रेड अनसर्टेनिटी, पॉलिसी अनसर्टेनिटी बहुत हो रही है, इसलिए उसका जो फोरकास्ट है वो नीचे कर दिया गया, 6.3% कर दिया गया। फिर भी हम इस समय सबसे बेहतरीन लेवल में हैं इस समय, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या है, कैसे हम, क्यों इतना ज्यादा आप और हम इसमें बहुत ज्यादा कारगर हैं? क्योंकि है क्या, कैसे हमारा इतने अच्छा, हम इतनी अच्छे से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है? कारण उसका ये है लोगों का खर्चा करना। तो लोग खर्चा कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन इस समय हमारे यहाँ बना हुआ है, सरकारी इन्वेस्टमेंट बेहतरीन तरीके से चल रहा है, गवर्नमेंट खुद इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कीम में पैसा लगा रही है, और दूसरा सर्विस अभी भी, आईटी, ये सब चीज़ें अभी भी खूब एक्सपोर्ट हो रही है। हाँ दोस्त, लेकिन अगर एआई आ गया पूरी तरीके से ना, तो इंडिया अभी एआई के रेस में बहुत आगे नहीं गया है। हम अभी आईटी पे जो हम इतना एक्सपोर्ट करते थे, आपको बताऊं हमारी जीडीपी का 50% से भी ज़्यादा पोर्शन हम आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करके बना लेते थे। अगर ये सेक्टर हमारा डूबा, अगर हम एआई में नहीं कैचअप कर पाए, तो आप समझ लो इंडिया की इकोनॉमी भयंकर क्रैश कर जाएगी। इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बहुत तगड़ा इस समय आईटी सेक्टर में परफॉर्म करें। अच्छा, इन्फ्लेशन भी हमारे वहाँ बोला जा रहा है कि कम आ जाएगा। पिछले साल 4.9% था, महंगाई इस साल और कम होगी, 4.3% पे आ जाएगी। सारे फैक्टर्स देखा जाए तो अच्छे फैक्टर्स हैं। फिर देखिए, अच्छा देन हमारे पास अगली न्यूज़ क्या आ रही है? ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या है? देखिए, रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? आईडीएमसी ने रिलीज करी है। आईडीएमसी क्या होता है साहब? ये इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। अब इसने बोला यह है कि देखिए इस बार क्या है, ग्लोबल डेटा के अनुसार 8 करोड़ 34 लाख लोग हैं जो दुनिया भर में अपने ही देश के अंदर डिस्प्लेस हुए हैं। ये 2018 के मुकाबले डबल हो चुका है। 2024 की ये रिपोर्ट है जो 2025 में रिलीज करी गई है। तो इन्होंने बोला है कि भाई 8 करोड़ 34 लोग अपने ही देश में इस समय, मतलब पूरी दुनिया में अगर बात करें तो अपने ही देश में वो डिस्प्लेस हैं। और अगर कुल मिला के बात करें तो टोटल डिस्प्लेस लोग जो हैं, देखिएगा टोटल लोग जो यहाँ पर आप देखिएगा, ये 8 करोड़ 34 लाख लोग अपने ही देश में डिस्प्लेस हैं। अगर इंडिया की बात करें तो तकरीबन 54 लाख लोग डिस्प्लेस हैं अपने ही देश के अंदर, जिसमें से आप सोचिएगा 54 लाख में से 36 लाख लोगों ने तो बाढ़ की वजह से उनको डिस्प्लेस होना पड़ा है। सोचिए आज भी देश में 36 लाख लोग, आज के डेट में जब हमें लगता है कि कौन ही छोड़ता होगा, 36 लाख लोग बाढ़ से अब ये डिस्प्लेस हुए हैं। ऐसे में जानते हो आपकी कैसे सवाल आ सकते हैं कि इंडिया में डिस्प्लेसमेंट का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सवाल देखने में लगेगा कि इकोनॉमिक्स का है, लेकिन वो करंट अफेयर्स का सवाल होगा। नीचे ऑप्शन दिए होंगे बाढ़, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। आप लोग आंसर करोगे एम्प्लॉयमेंट, बट एक्चुअल में आंसर क्या है? सबसे बड़ा रीजन 54 लाख लोग डिस्प्लेस हैं, जिसमें से 2/3 देखो सिर्फ और सिर्फ बाढ़ से हो गए। तो ये आंसर है, समझे। अच्छा, सूडान की बात करेंगे यहाँ पर, तो सूडान में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है, 1 करोड़ 16 लाख आता है। सिविल वॉर और वायलेंस, हमें खैर अपने वहाँ से मतलब है। तो इंडिया में ध्यान रखना 2/3 लोग, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये बाढ़ की वजह से ये लोग जो है, भारत में सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट बाढ़ की वजह से हुआ है, ठीक है। चलिए फिर देखिएगा, रोहित शर्मा को रोहित शर्मा स्टैंड इनॉग्रेट हुआ है वानखेड़े स्टेडियम में। अब कहानी क्या आती है इसमें समझिएगा। देखो भाई, कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, जिसका नाम ही क्रिकेट का मंदिर है। तो यहाँ रोहित शर्मा का स्टैंड का उद्घाटन हुआ है। स्टैंड मतलब ये नहीं कि रोहित शर्मा वहाँ खड़े होकर के देखेंगे, मतलब वहाँ पर एक पूरा जो पवेलियन है ना, वहाँ पर पूरा एक, जैसे ये इतना स्टैंड है, ये पूरा रोहित शर्मा के नाम पे हो गया, ये मतलब है इसका, ठीक है।
तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने उनकी क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन के लिए एक सम्मान दिया है उनको। टोटल मैचेस अगर हम बात करें तो तीनों फॉर्मेट मिला करके बड़ा इंटरेस्टिंग स्कोर है रोहित शर्मा का, ध्यान से देखिएगा 499 का टोटल तीनों मैचेस, मतलब टेस्ट, ओडीआई, टी20 सब। कुल रन रोहित शर्मा के 19,700 प्लस इस समय रन हो चुके हैं और एक लेजेंडरी ओपनिंग बैट्समैन है ये। मल्टीपल डबल सेंचुरी मार चुके हैं, टी20 को तो मॉन्स्टर हैं ये, और वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी हैं, ये भी बड़ी बात है। 2024 में भारत ने वर्ल्ड कप भी जीता था 2014, तो ये वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी है ये। वानखेड़े स्टेडियम की बात करूं अगर मैं, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, वानखेड़े स्टेडियम की स्थापना 1974 में हुई थी और इसकी कैपेसिटी 33,000 की है, तो बहुत बड़ा नहीं है। अब तो 1-1 लाख के स्टेडियम बन रहे हैं अब। तो हाँ, ये है कि मुंबई का सबसे बड़ा है ये, और वर्ल्ड कप 2011 वाला जो फाइनल्स था वो भी यहीं पर हुआ था। चलिए, अच्छा देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के नाम का पहली बार हो रहा है। देखो क्या है, अभी कौन कौन से हैं वहाँ पर। सचिन तेंदुलकर के नाम का स्टैंड है वहाँ पर, सुनील गावस्कर के नाम का स्टैंड है वहाँ पर, दिलीप वेंगसरकर के स्टैंड है, विजय मर्चेंट का है, और अब है रोहित शर्मा का भी स्टैंड है। तो ये जो आइकॉनिक लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, ये इन सबको। विजय मर्चेंट कौन है, ये इंडिपेंडेंस के पहले क्रिकेटर हैं ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टेस्ट सुनील गावस्कर क्यों फेमस है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में पहले 10,000 रन इन्होंने ही बनाए थे पहली बार। आओ, अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। दोहा डायमंड लीग, भाई साहब बेहतरीन न्यूज़ हमारे पास में यहाँ पर आ रही है। देखिए, दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने क्या किया है, अभी हाल ही में इन्होंने जो जैवलिन थ्रो इवेंट हो रहा था दोहा डायमंड लीग में, पहले मैं आपको बता दूं डायमंड लीग क्या होती है। देखिए, नॉर्मल किसी भी एथलेटिक इवेंट में क्या होगा कि कोई भी एथलीट आ सकता है। डायमंड लीग में सिर्फ जो प्रोफेशनल बहुत ही टॉप के एथलीट्स होते हैं ना, एक होती है जैसे आपने सुना होगा गधे और घोड़ों की रेस, एक होती है सिर्फ घोड़ों की रेस, तो ये घोड़ों की रेस है सारे, वो भी सिर्फ और सिर्फ लंबी रेस के घोड़े। तो ये प्रोफेशनल जो टॉप मोस्ट एथलीट्स होते हैं, ये उनका समागम होता है यहाँ पर, समझे। तो यह इसमें नीरज चोपड़ा ने इस बार अपना करियर बेस्ट फेंका है भाई साहब। ये रिकॉर्ड है इसलिए जरूर आएगा। 90.23 मीटर करियर बेस्ट फेंका है अपना भाला, इतना कभी नहीं आज तक फेला। ये उनका पर्सनल बेस्ट है और इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड भी है ये। आज तक इतना लंबा भाला किसी ने नहीं फेंका। तो अभी क्या है, इनको इसीलिए यहाँ पर सिल्वर मेडल मिला है। तो दोहा डायमंड लीग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जूलियन वेबर हैं जर्मनी के, इनको गोल्ड मिला है क्योंकि इन्होंने 91.06 मीटर खोल दिया था भाई साहब। मतलब यार क्या कहा जाए भाई साहब, 70 सेंटीमीटर्स मोटा 70 सेंटीमीटर्स और उन्होंने करा और उसमें वो गोल्ड ले गए। तो लेकिन फिर से नीरज चोपड़ा ने फिर से अपना दम दिखा दिया है पूरी दुनिया को। 90.23 मीटर, ये हिस्टोरिक मूवमेंट है ये। आइए, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये 25वें एथलीट बन गए हैं पूरी दुनिया के जिन्होंने 90 मीटर का बैरियर तोड़ा, और एशिया के सिर्फ 3 ही प्लेयर हैं और ये 3rd प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ये बैरियर तोड़ा है। तो नीरज चोपड़ा इज द 3rd प्लेयर ऑफ एशिया जिन्होंने 90+ मीटर आज तक थ्रो किया है। और नीरज चोपड़ा इंडिया के पहले गोल्ड मेडलिस्ट हैं जैवलिन थ्रो में, इसके पहले कभी कोई नहीं जीता, ठीक है। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। बढ़िया चीज़ें देखी। फिर देखिए, हाल ही में अभी क्या हुआ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसको कहाँ इनॉग्रेट करा गया, इसको आपको पता है, हमने पहले ही बताया था, ये बिहार में हो रहा है इस बार। अब देखिए, बिहार में बेसिकली 5 जगह हुआ था, पटना में, राजगीर में, गया में, भागलपुर, बेगूसराय में। 10,000 से ज़्यादा एथलीट्स पार्ट लिए थे। अब मैंने आपका कहा था कि जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं आपको इसके टॉपर्स बता दूंगा। तो देखिए, इसमें अलग अलग राज्य पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा मेडल्स किसको मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले हैं, जीता है इस बार खेलो इंडिया गेम्स में महाराष्ट्र ने टॉप किया है। बधाई हो भाई महाराष्ट्र वालों। लेकिन यहाँ पर हिंदी में ही अवार्ड दिया जाएगा भाई, मराठी में बोल के नहीं दिया जाएगा, तो नाराज़ ना हो। देन हरियाणा हो जाएगा यहाँ पर ये, और इसके बाद में राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया महाराष्ट्र, हरियाणा एंड राजस्थान। क्या आ जाएगा यहाँ पर, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड राजस्थान। तो अब ये क्या होगा, देखो यहाँ पर कुल मिला के 158 इन्होंने मेडल जीते हैं, 117 इन्होंने जीते हैं और 60 मेडल्स इन्होंने जीते हैं टोटल मेडल्स। तो महाराष्ट्र इस बार का खेलो इंडिया चैंपियनशिप में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीत करके रिकॉर्ड बना दिया गया है। किसने होस्ट किया था, बिहार ने। अच्छा, और लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र जीत रहा है। पिछले 2 इवेंट्स भी महाराष्ट्र नहीं जीते थे, ये महाराष्ट्र की 3rd विन है लगातार कंसेक्यूटिवली सबसे ज़्यादा मेडल जीतने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। आइए, बिहार कितने नंबर पे आया है जहां पर ये हो रहे थे इनॉग्रेशन, तो साहब बिहार जो कि इनॉग्रल जहां पर गेम्स हो रहे थे, ये 15वें नंबर पे आया है और इसकी रैंक 36 है। वो भी हिस्टोरिक परफॉर्मेंस है, मतलब अभी तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है ये बिहार की, ठीक है। चलिए आइए, फिर देखिएगा यहाँ पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये इसको प्रेजेंट किया है। किसको दिया गया है इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, कहाँ हो रहा था, विज्ञान भवन में, जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य
और ये नाम पहले ही अनाउंस हो चुके थे, दिए अब जा रहे हैं। और गुलजार, ये आप जानते ही हैं, संस्कृत के लिए जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य इनको, और महंत भी हैं, स्कॉलर भी हैं, पोएट भी हैं, बहुत कुछ, ये खुद ही पर्सनली रिसीव किया इन्होंने। देन गुलजार उर्दू के लिए दिया गया है किसको, इनको, गुलजार। इनका पूरा नाम, ओरिजिनल नाम क्या है, संपूर्ण सिंह कालरा। गुलजार तो इनका पेन नेम है, संपूर्ण सिंह कालरा। तो बहुत बढ़िया बढ़िया इन्होंने लिरिक्स लिखे हैं। हालांकि इनकी हेल्थ खराब चल रही है, इसलिए ये सेरेमनी अटेंड नहीं कर पाए। और इनकी बात बताऊं तो जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जन्म से ही देख नहीं सकते हैं, फिर भी 400 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं ये। आइए समझ गए किसने शुरुआत करी थी ज्ञानपीठ की। आज का होमवर्क यही है, कौन से ईयर में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और इसमें प्राइज मनी कितना मिलता है, ये आपको मुझे बताना है। और सबसे पहले किसको मिला था ये भी बताना है, ठीक है। चलिए आइए सवाल जवाब करते हैं अब हम लोग यहाँ पर। WHO ने हाल ही में पोलियो आउटब्रेक कहाँ पर हुआ है, PNG में, पापुआ न्यू गिनिया। अभी पोलियो कौन सी कंट्री जो है, एंडेमिक केसेस ऑफ पोलियो बाय द ईयर कहाँ पर हो रहे हैं पोलियो के ये केसेस, तो कौन सी कंट्री लाइकली टू बी अफेक्टेड है, तो कौन उसमें देखिएगा आप लोग, पोलियो 2025 में कौन इफेक्ट हो सकता है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप नोट्स पढ़ के बताएंगे इसको। कौन सी कंट्री ने हाल ही में वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियली मेथनॉल प्लांट कौन ला रहा है, ये डेनमार्क ला रहा है। देन UN के हिसाब से वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोजेक्शन में GDP ग्रोथ इंडिया की क्या रहेगी, 6.3%, 6.6 से डाउन है बट स्टिल फास्टेस्ट है। ग्लोबल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट रैंकिंग में मेन कॉज क्या रहा है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट भारत में टोटल कितना रहा है, टोटल 54 लाख रहा है, मेन कॉज फ्लड रहा है। फिर अब अगर हम बात करें, हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम में स्टैंड इनॉग्रेट करा गया, किसके नाम पर, रोहित शर्मा साहब के नाम पर। नीरज चोपड़ा ने कितना करियर बेस्ट फेंका है अपना, और इंडिया का भी बेस्ट है ये, क्या है ये 90.23। देन खेलो इंडिया में 158 मेडल अभी हाल ही में किसने जीते और टॉप किया है इसके बाद में, महाराष्ट्र, ठीक है। देन कौन सा लिटरेरी अवार्ड दिया गया 58 ज्ञानपीठ अवार्ड पे, किसको दिया गया है, ये नंबर याद रखिएगा, 58th अवार्ड था ये दिया गया है जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को। देन पहले विनर कौन थे इसके, ये तो हमने आपको होमवर्क दिया है, फिर भी बता देते हैं, मलयालम राइटर हैं ये, जी शंकर कुरूप साहब। ठीक है जी गाइस, दैट्स इट, बाय बाय करेंगे। देखो करंट अफेयर्स का ये लैब के ऊपर जाओगे, PDF कहाँ मिलेगी, लैब पर जाओगे, यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स का टैब दिखेगा, ये देखो यहाँ PDF है, दैट्स इट, ठीक है। बस सब लोग डाउनलोड करिए, मस्त मजे से पढ़ते रहिए तब तक, और इंजॉय करिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और 9 बजे लाइव आइएगा ज़रूर से, 9 बजे हम लोग आज की कहानी करेंगे। आज भी स्टैटिक जीके का हमारा अगला सेशन होगा, बहुत बॉम्बास्टिक सेशन होते हैं सुबह सुबह 9 बजे जी। थैंक यू।